नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के कुछ ऐसे हिस्सों की गहराई में उतरने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और सच कहूं तो कई बार सिरदर्द भी बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिरदर्द मतलब एक चुनौती बन जाता है। लेकिन इसी चुनौती को आसान बनाने के लिए हमारे पास आज स्टडी टेक के बनाए हुए कुछ स्रोत हैं। हाँ, स्टडी टेक ने छात्रों के लिए इन मुश्किल विषयों को याद रखने की कुछ बहुत ही सरल और अनोखी तरकीबें बनाई हैं। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन स्टडी टेक के दिखाए रास्ते पर चलना है। हम इन मुश्किल भागों को दिलचस्प कहानियों और ट्रिक्स की मदद से हमेशा के लिए याद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जैसा कि स्टडी टेक की टीम कहती है, ये सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मजबूत मानसिकता बनाने के बारे में है। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं जो खास तौर पर स्टडी टेक ने हमारे लिए तैयार की है। ठीक है, तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस पर बड़ा बड़ा लिखा है शुरुआती भाग, बेसिक 1 to 4A। और नीचे एक नोट है, उंगलियों पर याद होनी चाहिए। तो साफ है कि ये संविधान की नींव है। बिल्कुल, ये तो बेसिक है। पहला है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब कहानी का पहला पन्ना। हाँ। इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही सीधी सादी है। लिखा है, कोई भी किताब खोलो, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ही होता है, यानी देश का परिचय। सही है। और तस्वीर भी एक खुली किताब की है जिस पर इंट्रोडक्शन लिखा है। कितना लॉजिकल है। उसका नाम क्या है? उसमें कौन कौन से राज्य हैं? हाँ, तो भाग 1 ठीक यही करता है। ये भारत की भौतिक और राजनीतिक पहचान तय करता है। ये उस स्टेज को सेट करता है जिस पर बाकी की कहानी होगी। अच्छा, तो स्टेज सेट हो गया, देश की जमीन तय हो गई। अब सवाल है कि स्टेज पर रहेगा कौन? बिल्कुल, अगला सवाल यही होगा। और यही आता है भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। इसकी ट्रिक भी बड़ी मजेदार है। बताइए। लिखा है, दो लोगों के मिलने से समाज बनता है और नागरिकता मिलती है। तस्वीर में दो लोगों की सिलुएट बनी है। अच्छा, 2 लोग, नंबर 2। हाँ, और एक और विकल्प भी दिया है, ब्रैकेट में लिखा है या 2 पैरों वाला नागरिक। तो नंबर 2 को नागरिकता से जोड़ने के 2 तरीके हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों तरीके अलग अलग तरह से सोचने वालों के लिए काम करते हैं। कैसे? पहला, 2 लोगों से समाज, ये एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, 2 पैरों वाला नागरिक, ये एक फिजिकल मतलब एक भौतिक इमेज है। हाँ, ये तो है। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट्स में सोचते हो या तस्वीरों में, ये ट्रिक काम करती है और ये तार्किक भी है। देश की जमीन तय करने के बाद अगला कदम यही होगा कि आप ये बताएं कि इस देश के नागरिक कौन हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद संविधान का दिल है, भाग 3, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। बहुत जरूरी हिस्सा। इसकी ट्रिक देखकर तो मैं भी हैरान रह गई। इन्होंने लिखा है, अधिकार शब्द में अ आता है जो 3 जैसा दिखता है। अरे वाह! और तस्वीर में अधिकार शब्द से अ को इतना बड़ा करके दिखाया गया है कि वो सच में हिंदी के अंक 3 जैसा लग रहा है। ये तो कमाल का विजुअल हैक है। ये पूरी तरह से एक विजुअल ट्रिक है और इसीलिए ये बहुत शक्तिशाली है। ये आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर नहीं करती, बस दिखा देती है। सही बात है। लेकिन इसकी गहराई में जाना जरूरी है। मूल अधिकार वो हक हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है और जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। ये एक तरह से नागरिक और राज्य के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं कि नागरिक सिर्फ देश का हिस्सा नहीं है, उसकी अपनी एक पहचान और गरिमा है। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अधिकार तो मिल गए, लेकिन एक अच्छे समाज के लिए सिर्फ नागरिकों के अधिकार ही काफी नहीं होते। सरकार का भी तो कोई फर्ज बनता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। और यहीं पे कहानी थोड़ी और गहरी होती है। भाग 4, नीति निदेशक तत्व, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ, इसको याद रखने की ट्रिक है, नीति चारों दिशाओं के लिए बनती है। चारों दिशाओं, नंबर 4, समझ गया। और साथ में एक कंपास की तस्वीर है जो चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर इशारा कर रहा है। ये ट्रिक सिर्फ नंबर 4 याद नहीं कराती, बल्कि DPSP के मर्म को भी छूती है। वो कैसे? DSPC ये वो सिद्धांत हैं जो देश को चारों दिशाओं में, यानी हर नागरिक के लिए एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाने का रास्ता दिखाते हैं। मतलब ये सरकार के लिए एक तरह का नैतिक कंपास है। बिल्कुल। जहां मूल अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, वहीं ये निदेशक तत्व सरकार को कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब एक तरफ अधिकार, दूसरी तरफ राज्य की जिम्मेदारियां। हाँ, और इन दोनों के बीच का संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसी संतुलन को पूरा करने के लिए एक और चीज जोड़ी गई, भाग 4 क,
मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये बाद में आया ना? हाँ, ये मूल संविधान में नहीं था। इसकी ट्रिक कहती है 4A का मतलब A1 नागरिक जो अपना कर्तव्य निभाता है। और तस्वीर में एक सुनहरा बैज है जिस पर A1 सिटीजन लिखा है। बिल्कुल, इसे 1976 में जोड़ा गया था। इसके पीछे सोच ये थी कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की मांग ही ना करें, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझें। एक अच्छा नागरिक अपने अधिकारों को भी जानता है और अपने कर्तव्यों को भी निभाता है। तो यहाँ तक हमने व्यक्ति और राज्य के बीच के रिश्ते को समझा, देश की जमीन, नागरिक, उनके अधिकार और फिर दोनों के कर्तव्य। एक तरह से संविधान की फिलॉसफी सेट हो गई। हाँ, अब सवाल उठता है कि इस राज्य को चलाएगा कौन? यहीं से हम शासन की असली मशीनरी में दाखिल होते हैं। सही कहा। अब हम कहानी के उस हिस्से में आ रहे हैं जहाँ किरदारों का ढांचा तैयार होता है। सरकार कैसे बनेगी, कौन चलाएगा? बिल्कुल। अगली स्लाइड हमें सरकार के इसी ढांचे में ले जाती है और सबसे पहले आता है भाग 5, संघ, द यूनियन, यानी केंद्र सरकार। यहाँ कोई ट्रिक नहीं है, बस एक बहुत जरूरी नोट लिखा है। यह सबसे बड़ा भाग है, आर्टिकल 52 to 151। और इसका सबसे बड़ा होना स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि केंद्र के शासन के तीनों अंग शामिल हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ इसी में है। अच्छा, इसीलिए ये इतना बड़ा है। हाँ, ये तीनों मिलकर पूरे देश का ढांचा चलाते हैं, इसलिए ये भाग इतना विस्तृत और महत्वपूर्ण है। ये संविधान का इंजन रूम है, आप कह सकते हैं। इंजन रूम, क्या बात है। और जब केंद्र की बात हो गई तो अगला कदम जाहिर है राज्य सरकारें। हाँ, भाग 6, राज्य, द स्टेट। ये भाग 5 के बाद सीधे आता है, जो दिखाता है कि पहले पूरा देश, फिर उसके हिस्से। ये एक टॉप डाउन अप्रोच है। संविधान पहले राष्ट्रीय स्तर पर संरचना बनाता है और फिर उसी मॉडल को राज्य स्तर पर लागू करता है। मतलब भाग 6 में भी हमें वही सब मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। आप देखेंगे कि भाग 6 में भी आपको वही 3 अंग मिलेंगे: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा और हाईकोर्ट। ये एक तरह से भाग 5 का ही प्रतिबिंब है। केंद्र हो गया, राज्य हो गया, लेकिन भारत में एक तीसरी तरह की प्रशासनिक इकाई भी है, यूनियन टेरिटरीज। हाँ, और यहाँ से चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश। स्लाइड में इसके लिए 2 ट्रिक्स दी गई हैं। अच्छा। और मजे की बात यह है कि पहली ट्रिक को वो खुद ही मुश्किल बताते हैं। ये ईमानदारी अच्छी लगी। बिल्कुल। पहली ट्रिक है, यूनियन टेरिटरी में यू और टी को मिलाओ तो 8 जैसा दिखता है, और आगे लिखा है नहीं, ये मुश्किल है। मैं तो नहीं देख पा रहा इसमें 8। मैं भी नहीं। खैर, शुक्र है कि उन्होंने एक आसान तरीका भी दिया है। हाँ, दूसरा तरीका ज्यादा काम का लग रहा है। इजी ट्रिक है, 5 केंद्र प्लस 6 राज्य, 3 हटाया गया 7वां भाग इक्वल्स टू 8 यूटी। ये तो गणित का सवाल बन गया। ये तो एक दिलचस्प गणितीय ट्रिक है। हालांकि यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। क्या? ये फॉर्मूला याद रखने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर ये वैचारिक रूप से थोड़ा भ्रामक हो सकता है। मतलब? ये ऐसा दिखाता है मानो केंद्र शासित प्रदेश केंद्र और राज्य का कोई गणितीय नतीजा हो, जबकि उनकी एक अलग संवैधानिक पहचान है। असल में संविधान का भाग 7 हटा दिया गया था। तो यहाँ ट्रिक बनाने वाले ने बस एक यादगार रिश्ता बनाने के लिए 5 और 6 को जोड़ा और उसमें से 3 घटा दिया ताकि 8 आ जाए। अच्छा, तो ये बस एक जुगाड़ है याद रखने का। हाँ, एक तरह का मेमोरी हैक। चलिए, अब केंद्र और राज्यों से उतरकर जरा जमीनी स्तर पर आते हैं, जहां लोकतंत्र असल में सांस लेता है। भाग 9, पंचायत। बहुत जरूरी। इसकी ट्रिक बहुत ही प्यारी है। गांव के लोग 9 बजे सो जाते हैं। ये अच्छी है। और तस्वीर में रात का एक गांव है, चांद चमक रहा है, झोपड़ियां हैं। ये तस्वीर दिमाग में बस जाती है। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी कल्चरल ट्रिक है जो एक संवैधानिक प्रावधान को गांव की रोजमर्रा की जिंदगी की एक छवि से जोड़ते हैं। पर ये ट्रिक जितनी सरल है, भाग 9 उतना ही महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। 73वें संशोधन के जरिए इसे संविधान में एक मजबूत जगह दी गई। ये सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव तक ले जाता है। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जब गांव की बात हो गई तो शहर कैसे पीछे रह सकते हैं? ठीक इसके बाद आता है भाग 9 क, नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटी। तार्किक क्रम है। और इसकी ट्रिक पिछली वाली परी बनी है। 9 गांव के बाद 9A शहर आता है। तस्वीर में भी एक शहर का नजारा है, ऊंची इमारतें हैं। ये एक अनुक्रमण ट्रिक है। ये बहुत ही कुशल तरीका है। आपका दिमाग पहले ही 9 मतलब गांव याद कर चुका है। अब उसे बस ये याद रखना है कि A मतलब अगला कदम यानी शहर। और ये असल दुनिया में भी तो ऐसा ही है, गांव से शहर की तरफ। बिल्कुल।
जैसे 73वें संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, वैसे ही 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों को ताकत दी। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। हमारी आखिरी स्लाइड इसी क्रम को और आगे बढ़ाती है। सबसे पहले है भाग 9ख, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, ये स्थानीय शासन की कहानी का तीसरा अध्याय है। बिल्कुल। स्लाइड में बताया गया है कि इसे 97वें संशोधन से जोड़ा गया और ट्रिक उसी क्रम को जारी रखती है। 9 गांव, 9A शहर, 9B समिति। ये तो बहुत लॉजिकल फ्लो है। तस्वीर में भी एक झोपड़ी से शहर और फिर लोगों के हाथ पकड़े हुए एक चेन दिखाई गई है। ये समितियां होती क्या हैं? देखिए, ये वो समितियां हैं जो लोग मिलकर अपने आर्थिक और सामाजिक भले के लिए बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल। अरे हाँ, अमूल। अमूल कोई एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, ये लाखों दूध उत्पादकों की एक सहकारी समिति है। तो संविधान इस तरह के सहयोग को भी बढ़ावा देता है। तो ये क्रम बहुत तार्किक है, पहले राजनीतिक लोकतंत्र और फिर आर्थिक लोकतंत्र। वाह। अब कहानी का फोकस समाज के एक खास वर्ग पर जाता है। भाग 10, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। और तस्वीर में 10 नंबर के बगल में एक आदिवासी मुखौटा और ढोल बना है। ये एक बहुत ही प्रभावी शॉर्टकट है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझना जरूरी है। क्या कारण है? संविधान निर्माताओं को ये एहसास था कि देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों की अपनी एक अलग संस्कृति और जीवन शैली है। उन्हें सामान्य प्रशासनिक ढांचे में एकदम से ढालना ठीक नहीं होगा। अच्छा। इसलिए भाग 10 इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान करता है, ताकि उनकी स्वायत्तता और संस्कृति की रक्षा हो सके। और अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं। हमने केंद्र बनाया, राज्य बनाए, स्थानीय सरकारें बनाई, लेकिन ये सब मिलकर काम कैसे करेंगे? सबसे बड़ा सवाल। इसी सवाल का जवाब है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और इसकी ट्रिक एक मशहूर कहावत है, 1 और 1 11। 1 + 1 11। ये तो सभी जानते हैं। चलते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। तस्वीर में 2 हाथ मिल रहे हैं, एक पर केंद्र और दूसरे पर राज्य लिखा है। ये ट्रिक इस पूरे सफर का सबसे खूबसूरत सार है। ये सिर्फ 11 नंबर याद नहीं कराती, बल्कि ये भारतीय संघवाद की आत्मा को पकड़ती है। भारतीय संघवाद? हाँ, भारत पूरी तरह से न तो एकात्मक है और न ही पूरी तरह से संघीय है। ये सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलता है, जहां केंद्र और राज्य दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर हैं। तो ये भाग बताता है कि उनके बीच शक्तियां कैसे बटेंगी? बिल्कुल। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां कैसे बटेंगी ताकि देश 1 और 11 की तरह मजबूती से आगे बढ़ सके। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने संविधान के 13 अलग-अलग हिस्सों को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उनकी कहानी को इन मजेदार ट्रिक्स के जरिए समझा। बिल्कुल। और मुख्य तो चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन भागों से जो पैसे, व्यापार और नौकरियों से जुड़े हैं। ये अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले है भाग 12, जो वित्त और संपत्ति के बारे में है। हाँ, और इसे याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक बहुत ही शानदार है, बहुत विजुअल है। ट्रिक है 12 बज गए पैसे कमाते कमाते। 12 बज गए पैसे कमाते कमाते। हाँ, ये सीधे तौर पर संख्या 12 को वित्त यानी पैसों से जोड़ देती है। आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। वाह, ये तो सचमुच बहुत आसान है। अच्छा, अब आते हैं भाग 13 पर, जो व्यापार और वाणिज्य मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स से जुड़ा है। इसके लिए स्टडी टेक ने क्या कमाल की ट्रिक दी है? इसकी ट्रिक भी बहुत सीधी है। वो कहते हैं तेरा मेरा व्यापार। तेरा मेरा व्यापार। हाँ, बिल्कुल। ये इस बात पर जोर देता है कि व्यापार में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पक्ष होते हैं। एक और विकल्प भी है, वो भी बड़ा मजेदार है। अच्छा? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जो ये बताता है कि व्यापार में हमेशा रिस्क होता है। हाँ, ये तो है। ये दोनों ही बातें व्यापार की असलियत को दिखाती हैं। सही बात। यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी यूपीएससी, पीसीएस जैसी नौकरियां। हर छात्र का सपना। हाँ, बिल्कुल। और स्टडी टेक ने इसी सपने को, इसी भावना को ट्रिक बना दिया है। ट्रिक है चा 14। चा? हाँ, सबको आईएएस पीसीएस बनने की चाह होती है। ये 14 और चा का साउंड ये सीधा छात्रों की आकांक्षा से जुड़ जाता है। ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर नौकरी मतलब भाग 14 में कोई गड़बड़ हो जाए तो? उसके लिए है भाग 14 का अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स। एकदम
स्टडी टेक ने इसे एक कहानी की तरह पिरोया है, मतलब एक लॉजिकल फ्लो है। कैसे? ट्रिक है, 14 नौकरी में गड़बड़ हुई तो कोर्ट ट्राइब्यूनल जाना पड़ेगा। ये एक तार्किक क्रम बनाता है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। पहले नौकरी की चाह, फिर नौकरी, और फिर कोई विवाद हुआ तो ट्रिब्यूनल। ये तो एक पूरी कहानी बन गई। अब उन भागों की बात करते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। शुरुआत भाग 15 से, जो निर्वाचन मतलब इलेक्शन के बारे में है। हाँ, और स्टडी टेक को ट्रिक यहाँ भी बहुत सरल और थोड़ी मजेदार है। अच्छा। ट्रिक है, 15 साल का बच्चा इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता। हाँ, ये तो मजेदार है। हाँ, और स्लोत में साफ लिखा है कि ये सिर्फ याद रखने के लिए है, क्योंकि असल उम्र तो 18 साल है। लेकिन ये तस्वीर दिमाग में ऐसी बैठती है कि 15 और इलेक्शन का कनेक्शन याद रह जाता है। सही है। आगे है भाग 17, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ये एक संवेदनशील विषय है। बिल्कुल, और स्टडी टेक ने इसी भावना को ट्रिक में इस्तेमाल किया है, बहुत ही खूबसूरती से। कैसे? ट्रिक है 17 = खतरा। 17 खतरा। साउंड तो मैच कर रहा है। हाँ, और पूरा वाक्य है, भाषा के नाम पर लड़ना देश के लिए खतरा है। ये एक शक्तिशाली भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, जिससे ये याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वाह, ये तो सिर्फ ट्रिक नहीं, एक संदेश भी है। और जब देश पर असल में खतरा आता है तो लगता है आपातकाल, इमरजेंसी, जो कि है भाग 18। एकदम सही। देखिए कितना अच्छा फ्लो है। 17 पर खतरा और 18 में उसका समाधान। हाँ, इसकी ट्रिक भी ध्वनि पर आधारित है। 18 18 = ठहरा। 18 ठहरा। जब इमरजेंसी लगती है तो सब कुछ रुक जाता है। 18 और ठहरा की मिलती जुलती आवाज इसे तुरंत याद करा देती है। स्टडी टेक ने कितनी खूबसूरती से इसे आसान बना दिया है। ये तो सच में कमाल है। अब बात करते हैं भाग 20 की, संविधान संशोधन यानी अमेंडमेंट। ये तो मतलब हमेशा बदलता रहता है। और यहीं पर स्टडी टेक ने आज के युवाओं से जुड़ने वाली एक बेहतरीन ट्रिक दी है। क्रिकेट से जुड़ी है क्या? नियम जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। वाह। एक क्रिकेट मैच का उदाहरण देकर उन्होंने एक, आप कह सकते हैं, सूखे विषय को कितना दिलचस्प बना दिया। बहुत ही दिलचस्प। तो इन सब का क्या मतलब है? अब कुछ विशेष और बाकी बचे भागों पर नजर डालते हैं। भाग 16, जो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजंस से संबंधित है। स्टडी टेक ने यहाँ भी ध्वनि का इस्तेमाल किया, बहुत ही सीधा और असरदार तरीका। ट्रिक है 16 मतलब स्पेशल, S से 16, S से स्पेशल। S से 16, S से स्पेशल। ये अच्छा है ना? ये बहुत सीधा और प्रभावी है। फिर आता है भाग 19, प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, विविध बातें। ये थोड़ा अजीब सा नाम है। हाँ, और इसको समझाने के लिए स्टडी टेक ने एक आम मुहावरे का इस्तेमाल किया। कौन सा? ट्रिक है 19-20 का फर्क, जिसका मतलब होता है छोटी मोटी अलग अलग बातें। अच्छा, हाँ, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और ये विविध शब्द के लिए एकदम सही है। अब भाग 21, अस्थायी और विशेष उपबंध, टेम्पररी प्रोविजंस। इसके लिए स्टडी टेक ने जीवन के एक चरण से जुड़ी ट्रिक बनाई है, जिससे सब लोग जुड़ पाएंगे। क्या है वो? ट्रिक है 21 साल की उम्र में सब टेम्पररी, अस्थायी होता है, सेटल नहीं होते। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये एक व्यक्तिगत अनुभव से जुड़कर इसे यादगार बना देता है। और अंत में भाग 22, संक्षिप्त नाम और हिंदी पाठ यानी शॉर्ट टाइटल। इसकी ट्रिक भी इसके काम की तरह ही सरल है। अच्छा, ये तो आखिरी है, बस नाम पता कर खत्म करो। ये संविधान के भागों की सूची को एक सही अंत देता है, जैसे कोई फिल्म खत्म होती है और क्रेडिट्स आते हैं। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे स्टडी टेक ने रचनात्मकता का उपयोग करके संविधान जैसे जटिल विषय के महत्वपूर्ण भागों को याद रखना कितना आसान बना दिया है। बिल्कुल, उन्होंने ध्वनि, कहानियों, भावनाओं और रोजमर्रा के उदाहरणों का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि जानकारी को दिमाग में टिकाने के लिए एक तरह के मानसिक हुक बनाना है। सही कहा। स्टडी टेक की ये तरीके न केवल परीक्षा के लिए आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को भी आनंददायक बनाते हैं। बिल्कुल। ये वास्तव में उस मानसिकता के निर्माण का हिस्सा है जिसकी स्टडी टेक वकालत करता है। आज हमने जो ट्रिक्स देखी, वे सिर्फ तथ्यों को याद रखने का एक तरीका नहीं है, वे दिखाती हैं कि किसी भी जटिल विषय को रचनात्मकता के साथ कैसे सरल बनाया जा सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल, मतलब एक स्मार्ट ट्रिक और उसके पीछे की गहरी समझ, इस तरीके को पढ़ाई के और किन किन मुश्किल हिस्सों में किया जा सकता है।